हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, मेरे इस यूट्यूब चैनल डर की सच्ची तस्वीर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दे। फ्रेंड्स, इससे होगा ये कि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगा उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। फ्रेंड्स, हम अपने इस चैनल में बुरी शक्तियों और आत्माओं से जुड़ी कुछ सच्ची कहानियों को आप तक लेकर आते हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर हम तक पहुँचाते हैं। फ्रेंड्स, इस समय जो आप स्क्रीन पे ईमेल आईडी देख रहे हैं, आप अपनी कहानी हमें इस पर भेज सकते हैं। यदि आपके जीवन में भी कुछ ऐसी बुरी शक्तियों और आत्माओं से वास्ता पड़ा हो तो आप अपनी कहानी हम तक पहुंचा सकते हैं। फ्रेंड्स, हम इसे अपने दर्शकों तक शेयर करेंगे ताकि आने वाली जनरेशन कुछ ऐसी गलती ना कर दे जिसका खामियाजा उसे ज़िंदगी भर भुगतना पड़े। दोस्तों, आज जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ ये मध्य प्रदेश के रहने वाले राजेश की कहानी है। राजेश अपने माता पिता के इकलौती संतान थे और उनकी एक बीवी और 2 बच्चे थे। राजेश बताते हैं कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि ज़िंदगी में एक दिन उन्हें ऐसा भी देखने को मिलेगा जो उनको अंदर तक झकझोर के रख देगा। फ्रेंड्स, राजेश अपने माता पिता के साथ ही रहते थे, किंतु जो राजेश की वाइफ थी संगीता और राजेश की माता, उन दोनों के बीच में अक्सर किसी न किसी बात को लेकर खींचातानी रहती थी और कभी कभी उनमें झगड़ा भी हो जाता था। रोज़ रोज़ के झगड़ों से तंग आकर राजेश ने अपने पिता से बात कर अलग रहने का फ़ैसला कर लिया। राजेश के पिताजी काफ़ी सुलझे हुए इंसान थे। वो जानते थे कि दूरियां आपसी प्रेम को बढ़ा देगी। ये सोच के राजेश के पिताजी ने भी राजेश को बोल दिया कि ठीक है, जैसा सही लगे वैसा करो। फ्रेंड्स, राजेश अपने पिता से 3 किलोमीटर दूर एक किराए के मकान में रहने लगा, किंतु राजेश अपने माता पिता से बहुत प्रेम करता था और वो प्रत्येक शाम को ऑफिस से लौटते समय अपने माता पिता से ज़रूर मिलता था। इसी तरह कुछ महीने बीते। एक दिन राजेश के पिता के घर पर एक व्यक्ति आता है और बोलता है कि जी, मैंने सुना है आपका एक मकान खाली है, तो आप मुझे वो कुछ महीनों के लिए किराए पे दे दें। मैं एक व्यापारी आदमी हूँ और मैं यहाँ व्यापार के सिलसिले में आया हूँ। मुझे यहाँ 3 महीनों का काम है। पहले तो राजेश के पिताजी मना कर देते हैं, किंतु वो अपनी परिस्थितियों को बताता है तो राजेश के पिताजी बोलते ठीक है, मैं कुछ सोच के बताऊंगा, आप कल आ जाइए। शाम को रोज़ की तरह राजेश अपने पिता से मिलने आते, तब राजेश के पिताजी उससे ये बात बताते हैं। राजेश भी अपने पिता की बात को सुनते हैं और बोलते हैं ठीक है पिताजी, जैसा आपको सही लगे वैसा कर लीजिए। राजेश के पिताजी उस व्यक्ति को रहने की परमिशन दे देते हैं। फ्रेंड्स, उसके 3 रोज़ बाद वो व्यक्ति अपनी वाइफ के साथ राजेश के पिताजी के घर पर आते हैं और रहने लगते हैं। किंतु उनको रहते 1 सप्ताह ही हुआ होगा, वो व्यक्ति एक दिन सुबह सुबह राजेश के पिताजी से बोलते हैं मुझे काम के सिलसिले में जयपुर जाना पड़ रहा है, मैं इस महीने के आखिरी तक वापस लौट आऊँगा। राजेश के पिताजी बोलते हैं ठीक है, यहाँ की चिंता मत करना। राजेश को जब ये पता चलता है तो वो अपने पिताजी से बोलता है पिताजी, इस तरह से इस आदमी का जाना कुछ सही नहीं लग रहा हैगा। पिताजी उसको समझाते हैं कि बेटा व्यापारी आदमी है, हो सकता है कि कुछ ऐसा काम आ गया हो जिसकी वजह से इसे जाना पड़ रहा हो। ये सोच के भी राजेश अपने पिता से सहमत हो जाता है। समय बीतता है। फ्रेंड्स, जो राजेश की माता है वो भी अक्सर राजेश के घर आने जाने लगी। बीच बीच में उनके आने जाने से दोनों परिवारों के मध्य में जो उलझन भरी या शिकायतें थी वो दूर होने लगी। फ्रेंड्स, एक दिन की बात है, राजेश की माता जी रात को जब उठती हैं वो देखती हैं कि उनके किराए के मकान पे जो औरत है वो रात में नहा रही है। राजेश की माता जी घड़ी की तरफ देखती हैं तो लगभग 11 सवा 11 के आसपास का समय हो रहा होता है। तो राजेश की माता जी उस समय तो कुछ नहीं बोलती हैं और चली आती है, किंतु जब यही चीज़ दोबारा वो अगले दिन देखती हैं तो उनसे रहा नहीं जाता हैगा और वो ये बात अपनी बहू संगीता को बता देती है। तब संगीता अपनी माँ से बोलती है माँ, आप उस मकान को खाली करवा दीजिए क्योंकि वो औरत मुझे सही नहीं लग रही है। और होता भी ऐसी है, जैसे ही उसका पति आता है राजेश की माँ वो मकान को खाली करवा देती है और राजेश अपनी पत्नी और दोनों बच्चों के साथ अपने माँ और पिताजी के पास आके रहने लगता है। समय बीतता है, किंतु एक रात राजेश की माँ उठती है और राजेश के दरवाजे को खटखटाती है। तब राजेश दरवाज़ा खोलते हैं और पूछते हैं माँ क्या हुआ।
तब उनकी माँ पूछती है, बेटे संगीता को क्या दिक्कत है, वो क्यों रो रही है। तब राजेश बताते हैं कि नहीं माँ, वो तो आराम से सो रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। तब राजेश की माँ बोलती है कि बेटे मैंने साफ साफ किसी के रोने की आवाज़ सुनी। तो राजेश बोलते, माँ आपका वहम होगा, आप आराम से जाके सो जाइए। फिर राजेश की माँ अपने कमरे में वापस आ जाती है। कुछ दिनों के बाद राजेश को भी यह एहसास होता है कि उनके हॉल में कोई चल रहा है। उनके पैरों की आवाज़ राजेश साफ सुन सकते थे, किंतु जैसे ही राजेश दरवाज़ा खोल के बाहर हॉल में जाते हैं, वहाँ कोई नहीं रहता। वहाँ पर उनका छोटा बेटा आराम से सो रहा होता है। वो सोचते हैं कि आखिर ये आवाज़ किस चीज़ की थी। फिर संगीता एक दिन राजेश से बताती है कि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हमारे और माँ पापा के अलावा भी इस घर में कोई और रहता हैगा। राजेश तब अपनी पत्नी से बताते हैं, हाँ मैंने भी ये महसूस किया है। एक रात माँ आई थी और उन्होंने बताया कि उन्होंने किसी के रोने की आवाज़ सुनी। राजेश की पत्नी संगीता बोलती है, हो ना हो कुछ गड़बड़ ज़रूर है, आप किसी पंडित जी से एक बार बात करके कुछ यज्ञ वगैरह करवा लेते हैं। राजेश अपनी पत्नी संगीता की बात से सहमत हो जाता है और अपनी माँ को ये सारी बात बताता है। माँ राजेश की बोलती हैं, ठीक है, जैसा सही समझो वैसा करो। होता भी यही है। राजेश एक पंडित जी को लेकर आता है। वो पंडित जी उनके परिवार पे जो भी धार्मिक आयोजन होता था वो उनके द्वारा ही होता था, परंतु जैसे ही पंडित जी घर में प्रवेश करते हैं उन्हें आने वाले खतरे का आभास हो जाता है। पंडित जी तब राजेश की माँ को बताते हैं कि बहन जी, हो ना हो मुझे कुछ अच्छे संकेत नहीं दिखाई दे रहे हैं। तब राजेश की माँ पंडित जी को सारी बात बता देती है। तब पंडित जी बोलते हैं राजेश की माँ से कि वो औरत किस कमरे में रहती थी, मैं उस कमरे में जाना चाहूँगा। तब पंडित जी जैसे उस कमरे में प्रवेश करते हैं, राजेश बताते हैं कि पंडित जी को एहसास हो गया कि ये पक्का यहाँ कुछ गड़बड़ है। तब पंडित जी राजेश की माँ को बोलते हैं कि मैं आपको कुछ सामान दे रहा हूँ, आप राजेश के कमरे में इस सामान को रख दीजिए और अगले दिन उसको मेरे पास ले आइएगा। जब राजेश की माँ उस सामान को लेके पंडित जी के पास जाती है, तब पंडित जी बोलते हैं, बहन जी आपने बहुत देर कर दी, आपके घर पे जो औरत रह रही थी वो कहीं ना कहीं काला जादू करती थी। राजेश की माँ ये सुन के बहुत डर जाती है। तब पंडित जी उनको बताते हैं, आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको बस थोड़ी सावधानी रखनी है और जैसा मैं बता रहा हूँ वैसे आपको करना है। राजेश की माँ राजेश और संगीता से ये बात बताती है और पंडित जी एक निश्चित तिथि पे उनको एक सामान कुछ कपड़े में लपेट के देते हैं। बोलते, बेटे इसे अपने घर के चौखट पर रखना और अगली सुबह बिना किसी के देखे इसको नर्मदा नदी में स्नान करा देना। राजेश और उनकी पत्नी पंडित जी की बात से सहमत हो जाते हैं, किंतु पंडित जी एक बात साफ कर देते हैं कि जब आप इसको लेकर जाओ तो रास्ते में कुछ भी हो जाए आपको गाड़ी नहीं रोकनी है, किसी भी चीज़ को नहीं टोकना है। ये बात हमेशा ध्यान रखना, नहीं तो इसका पलटवार हो सकता है। राजेश पंडित जी की बात समझ जाते हैं और उस कपड़े को लेके सुबह 3 बजे अपनी मोटरसाइकिल से अपनी पत्नी संगीता के साथ नर्मदा नदी को निकल जाते हैं। घर से वो कुछ ही दूर गए होंगे, तब राजेश की पत्नी जो पीछे बैठी है वो देखती है कि इसकी जो माँ है वो वहाँ सड़क पर खड़ी है और उनको रुकने का इशारा कर रही है। राजेश की पत्नी ये साफ साफ देख रही है, किंतु उन्होंने तो माँ को घर पे देखा था, इसलिए उसे पंडित जी की बात याद आ जाती है और वो कुछ नहीं करती है, बस सर नीचे झुकाए गाड़ी पे बैठी रहती है। तब वो ऐसा महसूस करती है कि राजेश की माँ उनके बाइक के साथ साथ चल रही है और कुछ दूरी पे जाके वो दिखाई देना बंद हो जाती है। वो नर्मदा में उस चीज़ को ठंडा करते हैं और वापस जब लौटने लगते हैं तब राजेश को महसूस होता है कि उसके पिताजी सड़क के किनारे खड़े हैं और उनको रुकने का इशारा कर रहे हैं, किंतु राकेश भी चौकन्ने हो चुके थे। उन्होंने पंडित जी की बात को अच्छी तरह से गांठ बांध लिया था और वो जैसे ही घर आते हैं अपना स्नान वगैरह करते हैं और देखते हैं तो उनके माता पिता का कमरा लॉक है। वो ठकठकाते हैं, तब अंदर से राजेश की माँ और उनके पिताजी
आते हैं बाहर, तब राजेश सारा घटनाक्रम अपनी माँ और पिताजी को बताते हैं। कुछ समय बाद 9-10 बजे के आसपास पंडित जी घर आते हैं और उनसे पूछते हैं। तब राजेश जो उनके साथ बीता वो सारा कुछ बता देते हैं। तब पंडित जी राजेश को बताते हैं, यदि तुमने बाइक रोक दी होती या तुम्हारी बीवी ने कुछ टोक दिया होता तो ये चीज़ आपके प्राण भी ले सकती थी। तो दोस्तों, अगर अगली बार अपना मकान आप किसी को किराए से दें तो बहुत सावधान रहें और चौकन्ने रहें। तो फ्रेंड्स, राजेश की कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगली बार यदि आप किसी को अपना मकान किराए से देते हैं तो उसकी अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर ले कि सामने वाला व्यक्ति कैसा है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।